बहुत से विक्रेता अपने ग्राहकों को मूर्ख या पागल मानते हैं, क्योंकि वे पूरे दिन ऐसे बहुत से लोगों से मिलते हैं जो उनका समय बर्बाद करते हैं। और कुछ ग्राहक सिर्फ इसलिए शोरूम या दुकान पर आते हैं क्योंकि उनके पास कुछ करने को नहीं होता और वे कुछ भी खरीदे बिना चले जाते हैं। ऐसी स्थिति में आपको कभी नहीं भूलना चाहिए कि आप सामान केवल एक जरूरतमंद व्यक्ति को बेच सकते हैं, हर किसी को नहीं। एक बात हमेशा याद रखें, चाहे आप किसी के लिए भी काम करते हों या कुछ भी बेचते हों, यह आपका व्यवसाय है। आप इसे जितना बेहतर बनाएंगे और इसे समय देंगे, उतने ही अधिक ग्राहक आपको मिलेंगे। लेखक का कहना है कि भावना से अधिक चीजें तर्क से खरीदी जाती हैं। ऐसा ढोंग करें कि आपसे मिलने वाले हर एक व्यक्ति के गले में एक तख्ती लटकी है जिस पर लिखा है, मुझे महत्वपूर्ण महसूस कराओ। यदि आप ऐसा करते हैं तो न केवल आप बिक्री में सफल होंगे, बल्कि आप जीवन में भी सफल होंगे। मैरी के ऐश। नमस्ते दोस्तों, आज हम प्रसिद्ध मार्केटिंग और बिक्री विशेषज्ञ जो जेरार्ड द्वारा लिखी गई किताब हाउ टू सेल एनीथिंग टू एनीबडी के बारे में बात करेंगे। वह ग्राहकों के साथ मजबूत संबंध बनाने और उनकी संतुष्टि के लिए लगातार प्रयास करने में विश्वास रखते थे, और ऐसा करके आप अपनी बिक्री कैसे बढ़ा सकते हैं, यह सीखेंगे। एक बार एक ग्राहक लेखक के पास कार खरीदने आया और वह एक अंतिम संस्कार कंपनी का आयोजक था। तो लेखक ने उससे पूछा कि किसी भी व्यक्ति के अंतिम संस्कार में कितने लोग आते हैं। तो उसने जवाब दिया, औसतन 250 लोग आते हैं। एक बार लेखक अपनी पत्नी के साथ अपने रिश्तेदार की शादी में गए थे। रिसेप्शन में वे एक ऐसे व्यक्ति से मिले जो कैटरिंग मैनेजर था, और लेखक ने उससे पूछा कि शादी में कितने लोग आए थे। तो उसने कहा कि एक आम आदमी की शादी में 500 लोग आते हैं। इसका मतलब है कि हर शादी में लड़कों की तरफ से करीब 250 लोग आते हैं और लड़कियों की तरफ से भी उतने ही लोग आते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि लेखक क्या कहना चाहता है। एक साधारण व्यक्ति अपने जीवन में लगभग 250 लोगों को जानता है, यानी वह बहुत से लोगों को प्रभावित करता है। वह इन लोगों को इतनी अहमियत देता है कि उन्हें शादियों और अंतिम संस्कारों में आमंत्रित करता है, और अगर कोई प्रसिद्ध हस्ती है तो यह संख्या इससे कई गुना अधिक हो सकती है। अब एक विक्रेता के रूप में आपको इस नियम को जानने की जरूरत है। जब भी कोई ग्राहक आपके पास आता है और आपका मूड खराब करता है, तो आप उसके साथ दुर्व्यवहार करते हैं और वह दुखी हो जाता है। अगर कोई ग्राहक दुखी या गुस्सा होता है तो क्या फर्क पड़ता है? तो याद रखें, वह व्यक्ति अपने जीवन में किसी न किसी बिंदु पर उन 250 लोगों से मिलेगा, और जब भी वह मिलेगा वह आपके बारे में भी बात करेगा। इस वजह से उस व्यक्ति से जुड़े ये 250 लोग जो आपके ग्राहक बन सकते थे, अब कभी आपके ग्राहक नहीं बनेंगे। यदि आप किसी ग्राहक को अच्छा उत्पाद या सेवा देकर संतुष्ट करते हैं, तो वह इन 250 लोगों से आपके बारे में बात करेगा, और यह संभव है कि वे किसी दिन आपके ग्राहक बन जाएंगे। इसलिए हर ग्राहक को एक मूल्यवान ग्राहक की तरह व्यवहार किया जाना चाहिए। हम इन सभी बिक्री रहस्यों को कई भागों में समझने जा रहे हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक बहुत ध्यान से देखें। यदि आप बिक्री में काम करते हैं या कभी बिक्री प्रोफाइल में रहे हैं या रहना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत मददगार होने वाला है, क्योंकि इस पुस्तक सारांश में वे सभी रहस्य हैं जिनका कोई भी व्यक्ति बिक्री में सामना कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अज्ञात लोगों को अपने ग्राहकों में ऐसे बदलें। जब भी कोई विक्रेता बिक्री बल में शामिल होता है तो वह सामान बेचना शुरू कर देता है, चाहे वह कार बेच रहा हो, बीमा या कोई अन्य उत्पाद सेवा। शुरू में 2 पीस बेचना उसके लिए एक छोटी सी बात थी। शुरुआत में वह 2 चीजें जल्दी बेचता है। सबसे पहले वह उत्पाद खरीदता है और अपने रिश्तेदारों या दोस्तों को 2 से 3 उत्पाद बेचता है। एक सच्चा विक्रेता तब पहचाना जाता है जब वह 3 से अधिक उत्पाद बेचता है। 3 उत्पाद बेचने के बाद सही विक्रेता की पहचान इस आधार पर की जा सकती है कि क्या वह उत्पाद बेच सकता है। जब वे लोग जो आपकी मदद के लिए आपसे चीजें खरीदते हैं, उनकी सूची समाप्त हो जाती है, तो आप उसके बाद क्या करते हैं? फिर आपको अज्ञात लोगों के पास जाना होगा। इस समय आप एक अज्ञात व्यक्ति को अपना ग्राहक कैसे बनाते हैं? यह
एक मूलभूत प्रश्न है और हम उत्तर की ओर बढ़ेंगे। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपके जानने वाले लोगों की सूची खत्म हो गई है, तो सबसे पहले उन संभावित ग्राहकों की सूची बनाएं जिन्हें आप उत्पाद बेच सकते हैं। इसमें वे लोग शामिल हो सकते हैं जिनसे आप मिलते रहते हैं, जैसे वे लोग जिन्हें आप बिलों का भुगतान करते हैं, जैसे किराने का विक्रेता, वह व्यक्ति जिससे आप पेट्रोल भरवाते हैं, या वह व्यक्ति जिससे आप कपड़े खरीदते हैं। इसका मतलब है कि आपको ऐसे लोगों की सूची बनानी चाहिए जो आपको कुछ न कुछ बेचते हैं। तो उनसे संपर्क करें और अपना सामान बेचने की पेशकश करें। इसके बाद अगला सवाल है, फोन पर कैसे बेचें। जब कोई सेल्स पर्सन किसी कंपनी में शामिल होता है तो उसे अक्सर संभावित ग्राहकों की एक सूची दी जाती है जिनमें से लगभग किसी को भी वह नहीं जानता होता है। इस वजह से वास्तविकता में उस सूची के 99% लोग आपसे बात करने में रुचि नहीं रखते हैं। ऐसी स्थिति में पहली बात यह होती है कि जो व्यक्ति आपको बेचेगा वह आपसे बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहता। वह आपसे बात करने के मूड में नहीं होता और अचानक वह फोन काट देता है। सबसे पहले कोई अज्ञात व्यक्ति आपसे फोन पर बात करता है। आपके उत्पाद को खरीदने के लिए एक चीज की आवश्यकता होती है, एक संदर्भ। कोई भी व्यक्ति बिना संदर्भ के बात करने में रुचि नहीं लेता। लेखक अजनबियों को भी फोन पर अपने उत्पाद को अच्छी तरह से बेचने की अपनी विधि बताते हैं। जब लेखक को एक सूची मिलती है तो वह उस व्यक्ति के घर पर फोन करता है और उसकी पत्नी फोन उठाती है और कहती है कि मैं जो एक कार विक्रेता हूं, इस कंपनी से बात कर रहा हूं। आपने जिस कार का ऑर्डर दिया था वह तैयार है, आप इसे कब लेने आ रहे हैं? तो महिला यह सुनकर हैरान रह गई और बोली कि हमने कोई कार ऑर्डर नहीं की थी। इस पर जो किसी भी व्यक्ति का नाम लेता है और पूछता है कि क्या यह उसका घर है, तो महिला कहती है, नहीं, मेरे पति का नाम कुछ और है। जैसे लोगों का सम्मान करते हुए उसने मुझे बताया कि मेरे पति का नाम स्टीवन है। वह कहता है, क्षमा करें, हमने आपको गलती से फोन कर दिया। लेकिन फोन काटने से पहले लेखक ने पूछा, क्या आप एक नई कार खरीदने पर विचार कर रहे हैं? क्या आप कार खरीदना चाहते हैं? महिला ने कहा, नहीं, हमें एक नई कार की जरूरत नहीं है, लेकिन मेरे पति इस पर विचार कर रहे हैं। आप उनसे बात कर सकते हैं अगर कोई खरीदने की योजना है और वह आपको बताएगा। जो को वह मिल गया जिसकी उसे जरूरत थी, यानी संदर्भ। लेखक महिला से उसके पति का नाम और विवरण पूछता है और पूछता है कि उसे कब फोन करना चाहिए, और फिर उसके पति को फोन करता है और कहता है, मैंने आपकी पत्नी से बात की है, मैं एक कार विक्रेता से बात कर रहा हूं। क्या आप एक नई कार खरीदने की सोच रहे हैं? अब क्योंकि उस व्यक्ति के साथ बातचीत की शुरुआत में उसकी पत्नी का नाम संदर्भ में बताया गया था, वह लेखक से बात करेगा। उसने कहा कि अभी मेरा कार खरीदने का कोई इरादा नहीं है। तो लेखक उससे पूछता है कि उसकी योजना कब की है। वह कहता है कि 6 महीने बाद। लेखक इन सभी विवरणों और उसके बारे में मिली सभी जानकारी को एक फाइल में विस्तार से लिखता और बाद में 6 महीने बाद वह उसे फिर से फोन करता और एक इच्छुक ग्राहक बनाता। इस तरह आप भी फोन पर बात करके एक अज्ञात व्यक्ति को अपना ग्राहक बना सकते हैं। लेकिन जो कहते हैं कि आपको ग्राहक को फंसाना नहीं चाहिए, किसी भी तरह से धोखा नहीं देना चाहिए। बस इस तरह से आपका उत्पाद और आप सही तरीके से लोगों तक पहुंचने चाहिए ताकि अधिक लोग भी आपको पा सकें। आज के प्रौद्योगिकी युग में अज्ञात लोगों को ग्राहकों में बदलने का अगला तरीका पत्र या ईमेल भेजना है। कई विक्रेता ग्राहकों को पत्र या ईमेल भेजते हैं, लेकिन उनमें पूरी तरह से विज्ञापन होता है। उनके काम के संबंध में प्रक्रियाएं और टेम्पलेट होते हैं। जब किसी को ऐसे पत्र मिलते हैं तो वह आम तौर पर उन्हें नहीं पढ़ता, बल्कि उन्हें कूड़ेदान में फेंक देता है या हटा देता है। इसलिए आपको सबसे पहले ग्राहक को जल्द से जल्द मेल भेजना चाहिए। लेखक वह तरीका बताते हैं जिसका उन्होंने यह सुनिश्चित करने के लिए उपयोग किया कि वे इसे भेजते समय इसे पढ़ें। वह कहते हैं कि अपने मेल के माध्यम से संभावित ग्राहक को कुछ भी खरीदने के लिए मजबूर न करें। इसके बजाय अपनी प्रत्येक अलग अलग ईमेल में उनकी किसी भी समस्या और उनके समाधान के बारे में बात करें, और त्योहारों और उनके जीवन के यादगार दिनों
जैसे जन्मदिन पर समय समय पर शुभकामना संदेश भेजें। लेखक हर ग्राहक को इस तरह साल में 12 बार मेल करते हैं। वे हर महीने किसी खास दिन मेल करते हैं। इसमें कोई विज्ञापन नहीं होता, बस उस दिन की शुभकामनाओं की बातें लिखी होती हैं। इस तकनीक से महीने में एक बार यानी साल में 12 बार जो का मेल उस ग्राहक के घर पर भेजा जाएगा और महीने में हर बार जो का जिक्र वहां होगा। इस तरह वे लोग पूरी तरह से जानते हैं कि जो जेरार्ड कौन है और वह क्या काम करता है। अगला तरीका एक विजिटिंग कार्ड है, जो कहते हैं कि आपको नए लोगों तक पहुंचने और उन्हें अपना ग्राहक बनाने के लिए अपना विजिटिंग कार्ड अपने पास रखना चाहिए और जो भी आपसे मिलने आता है उसे अपना कार्ड सौंप दें। अपने विजिटिंग कार्ड को ज्यादा से ज्यादा लोगों के सामने लाने के तरीके खोजें ताकि लोग समझ सकें कि आप कौन हैं और आप क्या बेचते हैं। लेखक अपना अनुभव सुनाते हैं कि जब भी वह फुटबॉल मैच देखने जाते थे, जब भी कोई गोल होता था तो लोग खुशी से कूद पड़ते थे और तालियां बजाते थे। उसी क्षण वह अपने विजिटिंग कार्ड का एक मुट्ठी भर भीड़ में फेंक देते थे और इस तरह उस खुशी के अवसर पर उनके कार्ड भी भीड़ में दिखाई देते थे और वह अधिक से अधिक लोगों तक सफलतापूर्वक पहुंचते थे। ग्राहक को विजेता बनाए याद रखें कि आप कुछ भी केवल जरूरतमंद व्यक्ति को बेच सकते हैं, हर किसी को नहीं। बहुत से विक्रेता अपने ग्राहकों को मूर्ख या पागल मानते हैं क्योंकि वे पूरे दिन ऐसे बहुत से लोगों से मिलते हैं जो उनका समय बर्बाद करते हैं। और कुछ ग्राहक सिर्फ इसलिए शोरूम या दुकान पर आते हैं क्योंकि उनके पास कुछ करने को नहीं होता और वे कुछ भी खरीदे बिना चले जाते हैं। इसलिए कई विक्रेता अपने ग्राहकों को पागल या मूर्ख मानते हैं। लेकिन अपने ग्राहकों के बारे में ऐसा सोचना एक भयानक तरीका है क्योंकि ग्राहक भी हमारे जैसे ही होते हैं। लेखक का कहना है कि कार खरीदने वाले ज्यादातर लोग मध्यम वर्गीय परिवारों से होते हैं जिन्होंने कड़ी मेहनत करके पैसा कमाया है। याद रखें कि जब कोई ग्राहक आपके शोरूम में टीवी सेट या कार, रेफ्रिजरेटर खरीदने आता है तो वह थोड़ा घबराया हुआ होता है। लोग विक्रेता को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखते हैं जो अपने ग्राहकों से अधिक पैसे निकालने की कोशिश करता रहता है। यही वजह है कि जैसे ही वह आता है वह कहता है कि वह उसे देखने आया है। वे डर और अविश्वास से भरे होते हैं कि अगर मैंने हाँ कहा तो यह विक्रेता कुछ भी करेगा, बस मुझे अपना सामान बेच देगा और मुझे देखने और समझने का मौका भी नहीं देगा। आप अक्सर ऐसे ग्राहकों से मिले होंगे जिन्होंने आपको देखने के लिए भुगतान किया होगा लेकिन कभी वापस नहीं आए। ऐसा आमतौर पर तब होता है जब विक्रेता ग्राहक को पागल या मूर्ख बनाने की कोशिश करता है, तो ग्राहक को लगता है कि यह विक्रेता सिर्फ बेचना चाहता है या समस्या को नहीं समझता है और कुछ पैसे देकर जरूरत को पूरा करने की बजाय इससे छुटकारा पाना बेहतर है। इस प्रकार विक्रेता अपने संभावित ग्राहकों को खो देता है। ऐसी स्थिति में आपको कभी नहीं भूलना चाहिए कि आप सामान केवल एक जरूरतमंद व्यक्ति को बेच सकते हैं, हर किसी को नहीं। लेखक का कहना है कि आप अपने कामकाजी जीवन में हर दिन जो कुछ भी करते हैं वह एक तरह का युद्ध है, क्योंकि हमारे संभावित ग्राहक हमें अपना दुश्मन मानकर हमारी दुकान या शोरूम पर आते हैं। वे सोचते हैं कि विक्रेता उनसे पैसे ऐंठना चाहता है। दूसरी ओर विक्रेता मानते हैं कि ग्राहक उनका समय बर्बाद करने आए हैं। इस तरह दोनों एक दूसरे को अपना दुश्मन मानते हैं। यदि इस स्थिति को ठीक किए बिना छोड़ दिया जाता है तो दोनों हमेशा एक दूसरे को दुश्मन महसूस करेंगे, झूठ बोलेंगे और एक दूसरे को हेर फेर करने की कोशिश करेंगे। इस तरह से सामान बेचकर आप यह युद्ध हार जाएंगे। ऐसा करने के बजाय आपको एक विक्रेता के रूप में यह समझने की कोशिश करनी चाहिए कि आपके ग्राहक के दिमाग में क्या चल रहा है, वह परेशान क्यों है। उससे बात करके और उसकी समस्या का पता लगाकर आप यह युद्ध जीत सकते हैं और अपने और ग्राहक के बीच एक अच्छा संबंध बना सकते हैं। यदि आप सही तरीके से सामान बेचते हैं तो दोनों को लाभ होता है, क्योंकि ग्राहक को वह उत्पाद मिलता है जिसके लिए वह आया था, आपको वह कमीशन मिलता है जो आप चाहते हैं। इसलिए इससे ग्राहक को लगता है कि उसने जो पैसा और समय खर्च किया है उसके बदले में उसे अधिक मूल्य मिला है, जिसने यह लड़ाई जीत ली है।
कोशिश करें कि चाहे ग्राहक आपके शोरूम या दुकान में आते समय कुछ भी सोचे, बाहर जाते समय ग्राहक को खुद को एक समझदार ग्राहक के रूप में देखना चाहिए और आपको अपना दोस्त मानना चाहिए। गपशप क्लब का हिस्सा बनने से बचें। आप जितने अधिक ग्राहकों से बात करेंगे, आपकी बिक्री उतनी ही बढ़ेगी। यह एक सीधा और मूलभूत नियम भी है। यदि आपके पास संभावित ग्राहकों की सूची नहीं है, तो आप अपनी कंपनी के ग्राहकों के पुराने डेटा का उपयोग करके ग्राहकों से बात कर सकते हैं या टेलीफोन निर्देशिका का उपयोग करके उनसे बात कर सकते हैं, जैसा कि लेखक ने किया था। जब उन्होंने पहली बार कार बेचना शुरू किया तो ग्राहकों के आने का इंतजार करने के बजाय उन्होंने ग्राहकों को आमंत्रित करने के तरीके खोजे ताकि ग्राहक उन्हें नाम से ढूंढते हुए आएं। यह टेलीफोन निर्देशिका में दर्ज संख्याओं से शुरू हुआ। चूंकि उनके पास कोई संभावित ग्राहकों की सूची या ग्राहक डेटा उपलब्ध नहीं था, इसलिए उन्होंने टेलीफोन निर्देशिका को अपनी संभावित ग्राहकों की सूची के रूप में उपयोग किया और वहीं से शुरू किया। अधिक ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए किसी भी गपशप क्लब का हिस्सा न बने। गपशप क्लब का मतलब कंपनी या टीम में ऐसे लोग हैं जो अपना काम पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय बेकार की बातों में लगे रहते हैं। उनके क्लब का हिस्सा न बने। हर कंपनी में लोगों का एक समूह होता है जहां सभी विक्रेता एक साथ बात करने में अपना कीमती समय बर्बाद करते हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि आपको अधिक बिक्री करनी है। एक बात हमेशा याद रखें, चाहे आप किसी के लिए भी काम करते हों या कुछ भी बेचते हों, यह आपका व्यवसाय है। आप इसे जितना बेहतर बनाएंगे और इसे समय देंगे, उतने ही अधिक ग्राहक आपको मिलेंगे। लेकिन आपको गपशप में बिताए गए समय के लिए पैसे में कीमत चुकानी होगी। सच्चाई यह है कि आप दोस्तों के साथ समय बिताकर या मस्ती करके पैसा नहीं कमा सकते। यही कारण है कि आज मैंने धीरे धीरे गपशप क्लब से बाहर निकलने और नए ग्राहकों को खोजने के लिए कॉल करने और सीधे मेल भेजने का फैसला किया। कोई भी तरीका तभी प्रभावी होता है जब उसे बार बार दोहराया जाए। ऐसा करने से आपको शुरुआत में कोई परिणाम नहीं मिल सकता है, लेकिन ऐसा करने से ग्राहकों को प्राप्त करने की आपकी संभावना पहले से कहीं अधिक बढ़ जाएगी। गंध बेचें। मुझे अभी भी उन भावनाओं को याद है जब मैंने पहली बार मर्सिडीज कार चलाई थी। पहली बार मैंने मर्सिडीज कार चलाई थी। ये मेरी कार नहीं थी, लेकिन मैं अपने दोस्त के साथ उसकी कार देखने शोरूम गया था। ये वही मर्सिडीज कार थी जिसे मैंने पसंद किया था। कोई बजट नहीं था, लेकिन मुझे पता था कि मुझे एक दिन यह कार खरीदनी है। इसलिए मैंने इसका टेस्ट ड्राइव किया और इसे पहली बार चलाया। उस दिन से मैं कार चलाते समय उन भावनाओं को नहीं भूल पाया हूँ, और जैसे ही कुछ महीने पहले बजट बन गया, उन्हीं भावनाओं ने मुझे मर्सिडीज कार खरीदने के लिए प्रेरित किया और हमने वही कार खरीदी। आप बिक्री करते समय इस चाल का बहुत अच्छी तरह से उपयोग कर सकते हैं। यह अलग हो सकता है जब आप कारों के अलावा अन्य चीजें अलग तरह से बेचते हैं। जैसे आप किसी व्यक्ति पर जीवन बीमा करवाते हैं, ऐसी कोई चीज नहीं है जो आप उसे दे सकें, जैसे गंध या कार चलाना, लेकिन उसे एक ऐसी स्थिति बताकर जिसमें उसके परिवार को उसकी मृत्यु के बाद बीमा दावे के लिए समर्थन मिलेगा। आप उसे इसके लाभों का अनुभव करने का मौका दे सकते हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, क्या एक विक्रेता किसी व्यक्ति को पहले उसे जांचे बिना कोट बेच सकता है? इसलिए आप जो भी आइटम बेचते हैं, सुनिश्चित करें कि आपने उसे कार में रखा है, यानी आपने उस उत्पाद का उपयोग करने का अनुभव दिया है। लेखक का कहना है कि वह हमेशा ऐसा करते हैं। यह तरीका ग्राहक में इस आइटम को अपने पास रखने की इच्छा पैदा करता है, और भले ही आप बेच न पाएं, फिर भी आपको कुछ दिनों के बाद ग्राहक को वापस लाने का मौका मिलेगा, क्योंकि जब उसे फिर से उस स्वाद का अनुभव होगा तो वह खरीदने आएगा और आपकी बिक्री हो जाएगी। जो गेरार्ड जब एक कार विक्रेता के रूप में काम करते थे, उस समय यदि किसी व्यक्ति को एक नई कार में बैठाया जाता था तो वह उससे कुछ नहीं कहते थे, वे बस उसे चलाने देते थे। आप कुछ बिक्री विशेषज्ञों से सुनेंगे कि यह ग्राहक को सभी गुणों को बताकर अपना उत्पाद बेचने का समय है, लेकिन जो इस पर विश्वास नहीं करते हैं, उन्होंने पाया है कि वे जितना कम बात करते हैं, ग्राहक उतना ही अधिक कार को सूंघता और महसूस करता है और उसके बारे में खुद से बात करना शुरू कर देता है।
लेखक या हर विक्रेता चाहता है कि ग्राहक उसके उत्पाद को सूंघे, महसूस करे और उसके बारे में बात करे, क्योंकि विक्रेता जानना चाहता है कि ग्राहक को क्या पसंद है और उसके जीवन में क्या समस्याएं हैं। लेखक उन्हें एक बंधन बनाने और बातचीत को आगे बढ़ाने में मदद करना चाहते हैं कि वह कहाँ काम करते हैं और अपने परिवार के साथ रहते हैं। जब आप टेस्ट ड्राइव के दौरान सीट पर बैठे होते हैं तो ग्राहक अक्सर आपको वह सब कुछ बताएगा जो आपको उसे बेचने के लिए चाहिए, और यह बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए उसे स्वतंत्र रूप से ड्राइव करने दें। जब आप शोरूम जाते हैं, बाजार में सभी तरह के मोबाइल, टीवी और कई अन्य उत्पाद परीक्षण के लिए उपलब्ध हैं, जिन्हें आप अपनी इच्छानुसार कभी भी जांच सकते हैं। कुछ बार जांचने के लिए जाएं और अंत में उसे खरीद लें। बस सामान खरीद लें तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या बेचते हैं। ऐसे तरीके खोजें जिनसे आप अपने उत्पाद को प्रस्तुत कर सकें। यहां महत्वपूर्ण बात यह सुनिश्चित करना है कि आपके संभावित ग्राहक, यानी जो आपके ग्राहक बन सकते हैं, इस प्रस्तुति में भाग ले सकें। यदि आप उनकी इंद्रियों को आकर्षित कर सकते हैं तो आप उनकी भावनाओं को भी आकर्षित करते हैं। लेखक का कहना है कि भावनाओं से अधिक चीजें तर्क से खरीदी जाती हैं। एक बार जब संभावित ग्राहक ड्राइव करता है तो वह शायद आपसे पूछेगा कि उसे कहां जाना चाहिए। इस समय लेखक हमेशा कहता है कि जहां आपका मन करे वहां जाओ। यदि ग्राहक पड़ोस में रहता है तो वह सुझाव देगा कि वह घर से ड्राइव करे। घर से गुजरते समय वह अपनी पत्नी और बच्चों को दिखाएगा। एक पड़ोसी शायद बरामदे में बाहर हो। एक विक्रेता के रूप में लेखक यह भी चाहता है कि हर कोई ग्राहक को नई कार चलाते हुए देखे और उसे ऐसा महसूस होना चाहिए जैसे उसने वह कार खरीदी है और उसे दिखा रहा है। इससे उसे तुरंत कार खरीदने का फैसला करने में आसानी होगी। इंसान के रूप में हम जो कुछ भी दिखाते हैं, हम उसे अब चाहते हैं। यदि ग्राहक टेस्ट ड्राइव में कार को बहुत दूर ले जाना चाहता है तो वे यह कहकर मना नहीं करते कि उनके पास उतना समय नहीं है। इसके बजाय वे उसे जितनी चाहे उतनी कार चलाने की अनुमति देते हैं। यदि वह सोचता है कि वह बहुत दूर चला गया है तो यह लेखक के प्रति कृतज्ञता की भावना पैदा करेगा और वह अब उनसे सहमत होना चाहेगा, यानी वह जल्दी से कार खरीदने से इनकार नहीं कर पाएगा। और एक विक्रेता होने के नाते आप भी चाहते हैं कि आपका सामान बिके। ईमानदारी का बुद्धिमानी से उपयोग करें। लेखक कहते हैं कि जब मैं कहता हूं कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है तो मेरा ठीक यही मतलब है। यह एक अच्छी नीति है जिसे आपको एक विक्रेता के रूप में हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन याद रखें कि यह एक नीति है, कोई कानून या नियम नहीं। यह कुछ ऐसा है जिसे आप अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप संशोधित कर सकते हैं। बेशक आमतौर पर सच बोलना अच्छा होता है, खासकर यदि यह ग्राहक को कुछ समझाता है जिसे ग्राहक बाद में जांच सकता है। उदाहरण के लिए, यदि आप एक कार बेच रहे हैं तो ईमानदार नीति यह है कि यदि वाहन में 8 सिलेंडर हैं तो उतने ही बताएं, और यदि 6 हैं तो 6 बताएं। क्योंकि यदि आपने झूठ बोला और उसने कार के डिस्ट्रीब्यूटर कैप से निकलने वाले तारों को गिना तो आप तुरंत पकड़े जाएंगे और अब वह आपके झूठ को अपने पास के 250 से अधिक लोगों को बताएगा। इसके अलावा ऐसे समय भी होते हैं जब आपको केवल आधा सच बताना होता है। दूसरे शब्दों में इतना ही आवश्यक है। लेखक अपने बारे में बात करते हैं और कैसे वह एक कार विक्रेता के रूप में काम करते थे। मान लीजिए कि एक संभावित ग्राहक मुझे फोन करता है और मुझसे पूछता है कि क्या मेरे पास ऐसा ही मॉडल या कार उपलब्ध है। क्या आप जानते हैं कि लेखक ने उसे क्या बताया? आपने सही सोचा, हाँ, आपको यह मिल जाएगा। मेरे पास इससे संबंधित और भी मॉडल हैं जो आप आज ही प्राप्त कर सकते हैं। वे सच कह रहे होंगे या नहीं, क्योंकि उन्हें ऐसी कॉल आने पर इन्वेंट्री फाइल देखने की आवश्यकता होती है। वह चाहता है कि वह आदमी शोरूम के अंदर आए। उन्हें एक कार मिल सकती है क्योंकि शोरूम में कई कारें होती हैं, या यदि उनके पास वह मॉडल नहीं है तो वे इसे जल्दी से किसी अन्य आसपास के शोरूम से व्यवस्थित कर सकते हैं, क्योंकि शोरूम मालिकों के पास अपने क्षेत्र के अन्य डीलरों के साथ एक प्रणाली होती है जहां वे उनके साथ कारों का आदान प्रदान करते हैं ताकि वे सभी एक साथ एक पुल में काम करें। इस स्थिति में आपको बस सच बताने की जरूरत है ताकि ग्राहक आए। धन्यवाद।
दोस्तों, यह हाउ टू सेल एनीथिंग टू एनीबॉडी किताब का सारांश है। आइए बिक्री के बारे में महत्वपूर्ण बातों को दोहराएं ताकि हम उन्हें वास्तविक जीवन में लागू करना याद रखें। हर ग्राहक कम से कम 250 लोगों को प्रभावित करता है, इसलिए हर ग्राहक के साथ इस तरह से व्यवहार